किशोर अपनी पत्नी रागिनी के साथ आए दिन होने वाली खटपट से परेशान हो चुका था और इसी खटपट की वजह से रागिनी मायके जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगी। पर उस समय उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि दोनों पति पत्नी फिर से एक होने के लिए तड़पने लगे। घर में आए दिन होने वाली झगड़े में मिलने वाली टेंशन की वजह से किशोर ऑफिस से देर से निकला और सुस्त कदमों से बाजार से होते हुए घर की ओर चल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद वह राह में एक दुकान पर रुककर चाय पीने लगा। चाय पीते हुए उसने पीछे मुड़कर एक नाटक कंपनी की इमारत की ओर देखा। सामने मुख्य द्वार पर एक बैनर लटका था जिसमें लिखा था, आज का नाटक शेरे जंग। निर्देशक दिलीप कुमार। दिलीप कुमार किशोर का बचपन का दोस्त था। कॉलेज के दिनों से ही उसे रंगमंच में बहुत दिलचस्पी थी। वैसे तो वह नौकरी करता था, किंतु उसकी रंगमंच के प्रति दिलचस्पी जरा भी कम नहीं हुई थी। हमेशा कोई ना कोई नाटक करता ही रहता था। चाय पीकर वह चलने को हुआ तो सोचा कि एक बार अपने बचपन के दोस्त दिलीप से मिल ले। बहुत दिन हुए उससे मुलाकात हुए, उसका नाटक देख लेंगे तो थोड़ा मन बहल जाएगा। वह टिकट लेकर हॉल के अंदर चला गया। नाटक खत्म होने के बाद दोनों मित्र फिर चाय पीने बैठे। दिलीप ने पूछा, यार तुम इतनी दूर चाय पीने आते हो? किशोर ने उदास स्वर में जवाब दिया, दफ्तर से पैदल लौट रहा था, सोचा चाय पी लूं और तुम्हारा नाटक भी देख लूं। बहुत दिन हो गए तुम्हारा नाटक देखे। दिलीप ने उसका झूठ पकड़ लिया। किशोर के उदास चेहरे को गौर से देखते हुए उसने पूछा, तुम्हारा दफ्तर इतनी देर तक खुला रहता है? क्या बात है, इतना बुझा हुआ चेहरा क्यों है तुम्हारा? किशोर ने कुछ नहीं कहकर बात टालनी चाही तो दिलीप चाय के पैसे देते हुए बोला, चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। काफ़ी दिन से भाभी जी से भी भेंट नहीं हुई है। आज नहीं किसी दूसरे दिन, किशोर ने घबरा कर कहा। दिलीप ने किशोर की बाह पकड़ ली। क्या बात है, कुछ आपस में खटपट हो गई है क्या? किशोर ने फिर कोई खास बात नहीं है कहकर बात टालनी चाहिए, लेकिन दिलीप पीछे पड़ गया। जरूर कोई बात है, आज तक तो तुझे इतना उदास कभी नहीं देखा। बताओ क्या बात है? अगर कोई बहुत निजी बात हो तो? किशोर थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, निजी क्या, अब तो बात आम हो गई है। दरअसल बात यह है कि आमदनी कम है और मेरी पत्नी रागिनी के शौक ज़्यादा है। अमीर घर की बेटी है, फजूल खर्च की आदत है। परेशान रहता हूँ मैं, रोज़ इसी बात पर किचकिच होती है, दिमाग काम ही नहीं करता। वाह यार, दिलीप उसकी पीठ पर हाथ मारकर बोला, तुम्हें जितनी तनख्वाह मिलती है क्या उसमें 2 आदमियों का गुजारा नहीं हो सकता है? बस अभी 3-4 साल तक बच्चा पैदा नहीं करना। मैं तुमसे कम तनख्वाह पाता हूँ, लेकिन हम दोनों पति पत्नी आराम से रहते हैं। हाँ, फालतू खर्च नहीं करते, वह तो ठीक है, लेकिन इंसान गुजारा करना चाहे तब तो। खर्च का कोई ठिकाना है, जितना बढ़ाओ उतना बढ़ेगा। रागिनी इस बात को समझने को तैयार नहीं है। किशोर ने मायूसी से कहा, यार समझौता तो करना ही होगा। अभी तो नई नई शादी हुई है, अभी से यह उदासी और झिकझिक। तुम दोनों तो शादी के पहले ही एक दूसरे को जानते थे, फिर इन 5-6 महीनों में ही। किशोर उठ गया और उदास स्वर में बोला, शुरू में सब कुछ सामान्य व सहज था, किंतु इधर 1-2 महीनों से ऐसा हो रहा था। अब रागिनी को कौन समझाए? दिलीप ने झट से कहा, मैं समझा दूंगा। किशोर ने घबरा कर उसकी ओर देखा। अरे बाप रे, मार खानी है क्या? दिलीप ठठाकर हंस पड़ा। लगता है तू बीवी से रोज मार खाता है। फिर वह किशोर की बाँह पकड़कर थिएटर की ओर ले गया। तो चल तुझे ही समझाता हूँ, आखिर मैं एक अभिनेता हूँ। तुझे कुछ संवाद रटा देता हूँ, देखना सब ठीक हो जाएगा। सारा कुछ समझने के बाद किशोर वहाँ से घर के लिए निकल पड़ा
उसे घर लौटने में काफ़ी देर हो गई, लेकिन वह बड़े अच्छे मूड में घर के अंदर घुसा। रागिनी के झुंझुलाए चेहरे की ओर ध्यान ना देकर बोला, स्वीटी, जरा एक प्याला चाय जल्दी से पिला दो, थक गया हूँ। आज दफ्तर में कुछ ज़्यादा काम था। अगर पकौड़े भी बना दो तो मज़ा आ जाए। रागिनी ने उसे आश्चर्य और क्रोध से घूर कर देखा, फिर झट से रसोई घर से प्याला और प्लेट लाकर उसकी ओर जोर से फेंकती हुई चिल्लाई, लो, यह रहा पकौड़ा और यह रही चाय। किशोर ने बचते हुए कहा, क्या कर रही हो? चाय की जगह भूकंप कैसे? यह घर है कि क्रिकेट का मैदान? घर के बर्तनों से ही गेंदबाजी, वह भी बम्पर पर बम्पर। उसके मजाक से रागिनी का पारा और भी चढ़ गया। ना तो यह घर है, ना ही क्रिकेट का मैदान, यह शमशान है, शमशान। यह भी कोई बात हुई? पति दिन भर दफ्तर में काम करे और जब थक कर घर लौटे तो पत्नी उसका स्वागत प्रेम की मीठी मुस्कान से ना करके शब्दों की गोलियों और तेवरों के तीरों से करे। यह घर नहीं, कैद खाना है, और कैद खाने में बंद पत्नी अपने पति का स्वागत मीठी मुस्कान से नहीं कर सकती। पति महाशय, किशोर ने रागिनी की ओर डर कर देखा, फिर मुस्कुराकर समझाने के स्वर में बोला, यह भी कोई बात हुई रागिनी? घर को कैद खाना कहती हो? यह तो मोहब्बत का गुलशन है। किंतु रागिनी ने चीख कर उत्तर दिया, कैद खाना नहीं तो और क्या कहूँ? मैं दिन रात नौकरानी की तरह काम करती हूँ। अब मुझसे घर का काम नहीं होगा। अभी तो हमारी शादी को चंद महीने ही हुए हैं। हमें तो पूरी ज़िंदगी साथ साथ गुजारनी है। फिर पत्नी का तो कर्तव्य है घर का काम काज करना। रागिनी ने किशोर की ओर तीखी नज़रों से देखा। सुनो जी, घर चलाना है तो नौकर रख लो या होटल में खाने का इंतज़ाम कर लो, नहीं तो इस हालत में तुम्हें पूरी ज़िंदगी अकेले ही गुजारनी होगी। अब मैं एक दिन भी तुम्हारे साथ रहने को तैयार नहीं हूँ। मैं चली। रागिनी मुड़कर जाने लगी तो किशोर उसके पीछे दौड़ा। कहाँ चली? रुको, जरा समझने की कोशिश करो। देखो, अब इतने कम वेतन में नौकर रखना या होटल में खाना कैसे संभव है? रागिनी रुक गई। उसने गुस्से में कहा, इतनी कम तनख्वाह थी तो शादी करने की क्या ज़रूरत थी? तुमने मेरे बाप को धोखा देकर शादी कर ली। अगर वे जानते कि वे अपनी बेटी का हाथ एक भिखमंगे के हाथ में दे रहे हैं तो कभी तैयार नहीं होते। अगर तुम अपनी आमदनी नहीं बढ़ा सकते तो मैं अपने माँ बाप के घर जा रही हूँ। वे अभी जिंदा है। किशोर कहना चाहता था कि उसके बारे में पूरी तरह से उसके माँ बाप जानते थे और वह भी जानती थी। कहीं धोखा नहीं था। शादी के वक्त तो वह सबको बहुत सुशील, ईमानदार और खूबसूरत लग रहा था, लेकिन वह इतनी बातें नहीं बोल सका और उसके मुंह से गलती से निकल गया। यही तो अफसोस है। रागिनी ने आग बबूला होकर उसकी ओर देखा। क्या कहा? मेरे माता पिता के जीवित रहने का तुम्हें अफसोस है? किशोर ने झट से बात मोड़ी। नहीं, कुछ नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर गृहस्थी की गाड़ी का पहिया पैसे के पेट्रोल से चलता है तो उसमें प्यार का मोबिल भी तो ज़रूरी है। क्या रुपया ही सब कुछ है? हाँ, मेरे लिए रुपया ही सब कुछ है। इसलिए मैं चली मायके। तुम अपनी गृहस्थी में प्यार का मोबिल डालते रहो। अब बनावटी बातों से काम नहीं चलने वाला। मैं चली अपना सामान बांधने। रागिनी ने अंदर आकर अपना सूटकेस निकाला और जल्दी जल्दी कपड़े वगैरह उसमें डालने लगी। किशोर बगल में खड़ा समझाने की कोशिश कर रहा था, जरा धैर्य से काम लो रागिनी। हम अभी से ही फालतू खर्च करने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा? कल को हमारी गृहस्थी बढ़ेगी, बाल बच्चे होंगे। लेकिन अभी नहीं, 4-5 साल बाद होंगे ना, तो फिर कैसे काम चलेगा? रागिनी ने उसकी ओर चिढ़कर देखा। बीवी का खर्च तो चला नहीं सकते और बच्चों का सपना देख रहे हो, शर्म नहीं आती? ठीक है, अभी नहीं, कुछ साल बाद ही सही।
जब मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी कुछ रुपये जमा हो जाएंगे, ठीक है ना? अब शांत हो जाओ। किंतु रागिनी अपना सामान निकालती रही। वह क्रोध से बोली, अब तुम्हारी पोल खुल गई है। मैं इसी वक्त जा रही हूँ। आखिर अपने मायके में कब तक रहोगी और लोग क्या कहेंगे? किशोर ने तपाक से कहा, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता तुम करो, अब मैं लौट कर नहीं आने वाली। रागिनी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर किशोर चौंक पड़ा और कहा, लौट कर नहीं आओगी? तुम जीवन भर मायके में ही रहोगी। हाँ हाँ, और मैं वहाँ जाकर तुम्हें तलाक दे दूंगी। तुम जैसे मर्दों को अकेले ही रहना चाहिए। किशोर हतप्रभ हो गया। तलाक क्या बकती हो? होश में तो हो। हाँ, अब मैं होश में आ गई हूँ। अब तक तो बेहोश ही थी। अब वह जमाना गया जब औरत गाय की तरह खूंटे से बंधी रहती थी। रागिनी ने चाबियों का गुच्छा जोर से किशोर की ओर फेंका। लो अपनी चाबियाँ, मैं चलती हूँ। रागिनी अपना सामान उठाकर बाहर के दरवाजे की ओर बढ़ी। किशोर ने कहा, सुनो तो, रात को कहाँ जाओगी? सुबह चली जाना। मैं वादा करता हूँ तुम्हें मैं खुद छोड़ने जाऊँगा। उसी वक्त दरवाजे पर जोरों से दस्तक हुई। किशोर ने उधर देखा। अब यह बेवक्त कौन आ गया? लोग कुछ समझते ही नहीं। पति पत्नी के प्रेमालाप के बीच कबाब में हड्डी की तरह आ टपकते हैं। देखना तो रागिनी, कहीं वह बनिया उधार की रकम वसूलने तो नहीं आ गया। कह देना कि मैं नहीं हूँ। लेकिन रागिनी के तेवर किशोर की बातों से ढीले नहीं पड़े। उसने हाथ झटक कर कहा, तुम ही जानो अपना हिसाब किताब और खुद ही देख लो, मुझे कोई मतलब नहीं। दरवाजे पर लगातार दस्तक हो रही थी। ठीक है भाई, रुको, खोलता हूँ। कहते हुए किशोर ने दरवाज़ा खोला और ठिठक कर खड़ा हो गया। उसके मुंह से बाप रे निकल गया। रागिनी भी चौंक कर देखने लगी। एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी चेहरे पर नकाब लगाए अंदर आ गया था। उसने झट से दरवाज़ा बंद करते हुए कड़कती आवाज़ में कहा, खबरदार जो कोई अपनी जगह से हिला। किशोर ने हकलाते हुए कहा, आप कौन है भाई और क्या चाहते हो? उस आदमी ने कहा, मैं कौन हूँ उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। घर में जो भी गहना रुपया है सब मेरे सामने रख दो। किशोर को ऐसी परिस्थिति में भी हंसी आ गई। क्या मजाक करते हो दाढ़ी वाले महाशय? अगर इस घर में रुपया ही होता तो रोना किस बात का था? आप गलत जगह आ गए हो। मैं आपको यही सही रास्ता दिखला सकता हूँ। मेरे ससुर हैं गणपत राय, उनका पता बताए देता हूँ। आप उनके यहाँ चली जाइए, वो बहुत अमीर आदमी हैं। रागिनी बिगड़ कर बोली, क्या बकते हो तुम? किंतु उस दाढ़ी वाले चोर ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने बड़े ही नाटकीय अंदाज में जेब से रिवॉल्वर निकाला और उसे हिलाते हुए कहा, जल्दी माल निकालो वरना सबका काम तमाम कर दूंगा। देवी जी, जल्दी से सब गहने निकालिए। रागिनी चुपचाप खड़ी उसकी ओर देखती रही तो उसने रिवॉल्वर किशोर की ओर घुमा दिया। मैं 3 तक गिनूंगा, उसके बाद आपके पति पर गोली चला दूंगा। किशोर ने सोचा, रागिनी कहेगी कि उसे क्या परवाह, वह तो पति को छोड़कर मायके जा रही है। किंतु जैसे ही उस चोर ने 1-2 गिना, रागिनी हाथ उठाकर बेचैन स्वर में बोली, नहीं नहीं, रुको, मैं तुरंत आती हूँ। नकाबपोश गर्व से मुस्कुराया और रागिनी जल्दी से शयन कक्ष की ओर भागी। वह तुरंत अपने गहनों का बक्सा लेकर आई और नकाबपोश के हाथों में देते हुए बोली, लीजिए, हम लोगों के पास रुपये तो नहीं हैं, ये शादी के कुछ गहने हैं, इन्हें ले जाइए और इनकी जान छोड़ दीजिए। नकाबपोश रिवॉल्वर नीचे करके व्यंग्य से मुस्कुराया, कमाल है, एकाएक आपको अपने पति के प्राणों की चिंता सताने लगी। बाहर से आप लोगों की अत्यंत झरी बहुत देर से सुन रहा था मैं। ऐसा नालायक पति के लिए तो आपको कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए।
जब आपको तलाक ही देना था, अकेले ही रहना है, तो कैसी चिंता? यह जिंदा रहे या मुर्दा? रागिनी क्रोध से बोली। जनाब, आपको हमारी आपसी बातों से क्या मतलब? आप जाइए यहाँ से। किशोर ने जब रागिनी की कही बात सुनी तो खुश हो गया। यह हुई ना बात। ए दाढ़ी वाले महाशय, पति पत्नी की बातों में दखल अंदाजी मत कीजिए। जाइए यहाँ से। नकाबपोश हंसकर रागिनी की ओर मुड़ा। जा रहा हूँ, लेकिन मेम साहब, एक और मेहरबानी कीजिए। अपने कोमल शरीर से इन गहनों को भी उतार दीजिए। यह चैन, अंगूठी, झुमका, जल्दी कीजिए। रागिनी पीछे हट गई। नहीं, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। नकाबपोश ने रिवॉल्वर फिर किशोर की ओर ताना। तो चलाऊं गोली? रागिनी ने चिल्लाकर कहा। लो, ये भी ले लो और भागो यहाँ से। वह शरीर के गहने उतारकर उसकी ओर फेंकने लगी। नकाबपोश गहने उठाकर इत्मीनान से जेब में रखता गया। किशोर भौंचक्का देखता रहा। नकाबपोश ने जब गहने जेब में रखने के बाद रागिनी की कलाइयों की ओर इशारा किया। अब ये कंगन भी उतार दीजिए। रागिनी ने दृढ़ स्वर में कहा। नहीं, ये कंगन नहीं दूंगी। वे शादी के कंगन थे जो किशोर ने दिए थे। नकाबपोश ने रागिनी की ओर बढ़ते हुए कहा। मुझे मजबूर मत कीजिए मेम साहब। आपने जिद की तो मुझे खुद कंगन उतारने पड़ेंगे। लाइए, इधर दीजिए। अब किशोर का पुरुष तत्व जागा। वह कूदकर उन दोनों के नज़दीक पहुंचा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी का हाथ पकड़ो? खबरदार, छोड़ दो। नकाबपोश ने रिवॉल्वर हिलाया। जान प्यारी है तो दूर ही रहो। लेकिन किशोर रिवॉल्वर की परवाह ना करके उससे लिपट गया। तभी धाई की आवाज़ हुई और किशोर कराह कर सीने पकड़े गिर गया। नकाबपोश ने रिवॉल्वर से धुआं निकल रहा था। रागिनी कई पलों तक हतप्रभ खड़ी रही। फिर वह चीख कर उठी। हत्यारे, जल्लाद, तुमने मेरे पति को मार डाला। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नकाबपोश जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोला। मैडम, आप नाहक अफसोस कर रही हैं। आपको इस नालायक पति से तो अलग होना ही था। मैंने तो आपकी मदद ही की है। रागिनी का चेहरा आंसुओं से भीग गया, क्योंकि उसकी आंखों में दर्द के साथ आक्रोश की चिंगारियां भी थी। नकाबपोश डर सा गया। रागिनी उसकी ओर शेरनी की तरह झपटी। मैं तेरा खून पी जाऊंगी। तू जाता कहाँ है? और वह उसे बेतहाशा पीटने लगी। नकाबपोश नीचे गिर पड़ा और चिल्लाकर बोला। अरे मर गया भाभी जी, क्या कर रही है? रुकिए। रागिनी उसे मारती हुई ही गई। हत्यारे, मुझे भाभी कहता है? नकाबपोश ने जल्दी से अपनी दाढ़ी को नोचकर हटा दिया और चिल्लाया। देखिए, मैं आपका प्यारा देवर दिलीप हूँ। रागिनी ने अवाक होकर देखा। वह दिलीप ही था। दिलीप कराहते हुए उठा और बोला। भाभी जी, केवल यह दाढ़ी ही नकली नहीं है, यह रिवॉल्वर भी नकली है। रागिनी ने फर्श पर गिरे किशोर की ओर देखा। तब वह भी मुस्कुराता हुआ उठकर खड़ा हो गया। हाँ, और यह मौत भी नकली थी। अब मैं यह कह सकता हूँ कि हर पति को यह जानने के लिए कि उसकी पत्नी वास्तव में उसे कितना प्यार करती है, एक बार जरूर मरना चाहिए। दिलीप और किशोर ने ठहाका लगाया और रागिनी शर्मा गई। दिलीप हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बोला। भाभी जी, हमारी गलती को माफ़ कीजिए। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसमें जो घोड़ा व्यवधान हो गया था, उसे ही दूर करने के लिए यह छोटा सा नाटक करना पड़ा। रागिनी ने हंसकर कहा। जाओ, माफ़ किया। भाभी जी, आमदनी के अनुसार ज़रूरतों को समेट लिया जाए तो पति पत्नी हमेशा प्यार और आनंद से रह सकते हैं। दिलीप ने समझाने के लहजे में कहा तो रागिनी ने हंसकर सहमति में सिर हिला दिया और किशोर ने दिलीप को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज तुम्हारे इस नाटक की वजह से मेरी गृहस्थी फिर से बस गई। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है।
धन्यवाद।